everybody, welcome to Geography Core, and in this particular video we are going to study the class 12th Geography chapter number 3, that is Human Development. So इस वीडियो में हम complete chapter को पढ़ेंगे in detail. Other than that we will also see the question and answers of the same. Okay, so without any further ado let us start with it. ओके, सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट हमको एक टॉपिक दे रखा है वेयर डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हैज़ बीन गिवन. तो हमको वो समझना है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है. ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों का ही मतलब होता है कि एक समय के बाद में चीज़ों में बदलाव आना. अब डिफरेंस क्या है वो देखते हैं. देखो, ग्रोथ का मतलब होता है क्वांटिटी में बदलाव आना. ठीक है, क्वांटिटी में बदलाव आना. फॉर एग्जाम्पल, किसी जगह की पॉपुलेशन है 100 फॉर एग्जाम्पल, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 5 साल बाद 10 साल बाद मान लो द पॉपुलेशन इज़ 120. तो ये क्वांटिटी में चेंज आया ना, 20 जन बढ़ गए तो क्वांटिटी में चेंज आया, राइट. तो ये हमारी हो गई ग्रोथ. ठीक है, सो ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव एंड वैल्यू न्यूट्रल. इट मे हैव अ पॉजिटिव और अ निगेटिव साइन. अब ये जो ग्रोथ है ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये निगेटिव भी हो सकती है. ठीक है, अगेन हम सेम एग्जांपल लेंगे. अगर किसी विलेज की पॉपुलेशन फॉर एग्जांपल है 1000 एंड ड्यू टू सम रीज़न कोई बीमारी आ गई या कुछ भी रीज़न है जिसकी वजह से वहाँ की पॉपुलेशन अब 800 रह गई. सो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिला, पॉपुलेशन में निगेटिव ग्रोथ हुई. ठीक है, पॉपुलेशन घट गई, डिक्रीज हो गई. सो जो ग्रोथ टर्म है वो पॉजिटिव भी हो सकती है एंड निगेटिव भी हो सकती है. वहीं पर अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट का मतलब होता है क्वालिटेटिव चेंज, किसी क्वालिटी में चेंज आना. ठीक है, यहाँ पर क्वांटिटी नहीं होगी, क्वालिटी होगी. सो क्वालिटेटिव चेंज जब भी किसी चीज़ में आता है उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं. ठीक है, एंड ये हमेशा ही पॉजिटिव होती है. सो इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज कोई सिटी है जहाँ पर हाउसिंग की सुविधाएं करी गई हैं. ठीक है, जहाँ पर बेसिक सर्विसेज को जो है लाया गया है, हॉस्पिटल्स को डेवलप किया गया है, स्कूल्स डेवलप करे गए हैं, तो वो उस सिटी की क्वालिटी में बदलाव आया है ना. एक जो सिटी थी जहाँ पर ये सुविधाएं नहीं थी वो सुविधाएं लाई गई, तो अब वहाँ पर क्या हुआ, एक क्वालिटेटिव चेंज आया. ठीक है, उस सिटी में क्वालिटीज़ आई कि वहाँ पर अब हमें स्कूल्स भी मिलेंगे, हॉस्पिटल्स भी मिलेंगे जो कि पहले नहीं थे. ठीक है, तो ये एक क्वालिटेटिव चेंज है. ओके, सो आई होप यू गॉट द डिफरेंस. डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या डिफरेंस है. नंबर फर्स्ट, ग्रोथ जो है क्वांटिटेटिव होती है एंड डेवलपमेंट क्वालिटेटिव होती है, क्वालिटी में चेंज आना. ठीक है, और जो हमारी ग्रोथ है वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकती है, बट डेवलपमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव. ओके, this means that development cannot take place unless there is an increment or addition to the existing conditions. जिसका मतलब ये हुआ, किसी भी चीज़ को हम तब तक डेवलप्ड नहीं कह सकते जब तक उस पर्टिकुलर चीज़ में कुछ एडिशन ना हुआ हो. ठीक है, किसी टाइप का एडिशन ना हुआ. फॉर एग्जांपल, अब कोई टाउन है, कोई सिटी है, वो जैसा था वैसा है. ठीक है, बट वहाँ पर जो है पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, तो वहाँ पर ग्रोथ तो हुई, पॉपुलेशन ग्रोथ तो हुई, बट वहाँ पर कोई डेवलपमेंट थोड़ी ना आ गया उसमें, है ना. जब कोई क्वालिटी ऐड होगी उसमें तभी जो है हम कह सकते हैं कि द सिटी इज़ डेवलप्ड. सो देखो, हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो डेवलप्ड नेशंस हैं. यूएसए एक डेवलप्ड कंट्री है, इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है ना. सो ये हम बोलते किस बेसिस पे हैं, क्या आधार है, क्या क्राइटेरिया है जिन बेसिस पर हम कह देते हैं कि ये कंट्री डेवलप्ड है, ये डेवलप्ड नहीं है, ये डेवलपिंग है ना. तो व्हाट आर द क्राइटेरिया, किन बेसिस पर हम जो है कंट्रीज़ को रैंक करते हैं, तो उस चीज़ के ही बारे में हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर. ठीक है, सो स्टार्टिंग की बात करें, अर्लियर स्टेजेस की बात करें तो कई डिकेड्स तक एक कंट्री के डेवलपमेंट को मेजर किया जाता था उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ पे, विच मीन्स जितनी ज़्यादा किसी कंट्री की इकोनॉमी है उतना ही ज़्यादा डेवलप्ड उसे माना जाता था. अब भले ही उस ग्रोथ से बहुत से लोगों का भला ना भी हो रहा हो, लेकिन अगर किसी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा थी तो उसी को डेवलप्ड माना जाता था. ठीक है, लेकिन ओवर द टाइम क्या हुआ, ये आइडिया चेंज हुआ. द आइडिया दैट क्वालिटी ऑफ लाइफ पीपल एंजॉय इन अ कंट्री, द अपॉर्चुनिटीज दे हैव एंड फ्रीडम्स दे एंजॉय आर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट. ठीक है, तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ वाला कॉन्सेप्ट था ना कि जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वही ज़्यादा डेवलप्ड है, ये कॉन्सेप्ट जो है हटाया गया एंड जो नया आइडिया आया उसके अकॉर्डिंग जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं डेवलपमेंट के वो ये हैं कि सबसे पहली चीज़ देखी जानी चाहिए लोगों की ज़िंदगी की क्वालिटी क्या है. ठीक है, किस टाइप की ज़िंदगी लोग जी रहे हैं, इसके अलावा क्या अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास में हैं एंड कितनी आज़ादी है उनको, कितना फ्रीडम वो एंजॉय कर रहे हैं. तो ये 2-3 क्राइटेरियाज़ बनाए गए, ये 2-3 एस्पेक्ट्स निकल के आए डेवलपमेंट के.
instead of money. Okay, these ideas were clearly spelled out for the first time in the late 80s and early 90s. तो ये जो नया आइडिया आया था कि हम जो है इकोनॉमिक ग्रोथ पर डेवलपमेंट को नहीं देखेंगे, हम अलग अलग एस्पेक्ट्स में देखेंगे डेवलपमेंट को, तो ये वाला जो आइडिया था ये सामने निकल के आता है ड्यूरिंग द लेट 80s एंड अर्ली 90s। एंड इस आइडिया के पीछे दो मेजर कंट्रीब्यूटर्स थे, महबूब उल हक एंड उनके फ्रेंड अमर्त्य सेन। सो ये दो साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट हैं जिनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है इन दिस रिगार्ड, जहाँ पर आपके बुक में एक टेबल दे रखी, उसमें एक्सप्लेन भी किया गया है कि डॉक्टर महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो हैं दो क्लोज फ्रेंड्स थे एंड इन्होंने एक साथ मिल करके काम किया था टू ब्रिंग आउट द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स। ठीक है, एंड ये वर्क किया गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर महबूब उल हक। ठीक है, तो ही वॉज द मेजर पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। So the concept of human development was introduced by Dr. महबूब उल हक। जो ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट था इसको इंट्रोड्यूस किया गया था डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा। ठीक है, ही डिस्क्राइब्ड इट एज डेवलपमेंट दैट एनलार्जेस पीपल्स चॉइसेस एंड इम्प्रूव्स देयर लाइव्स। सो डॉक्टर हक के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट का मतलब है कि लोगों की जो चॉइसेस हैं वो एनलार्ज करी जाए। ठीक है, लोगों को जो है उतनी ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाए, उनको जो है इतना एम्पावर करा जाए कि उनकी चॉइसेस बढ़ें, साथ ही उनकी जो लिविंग कंडीशन है, जो उनकी लाइफ स्टाइल है, जो उनका लिविंग पैटर्न है वो बेटर हो सके। सो अकॉर्डिंग टू हिम जो लोग हैं, जो ह्यूमंस हैं, वो सेंटर है डेवलपमेंट के। ठीक है, लोगों की लाइफ में जब डेवलपमेंट आएगा, लोगों की लाइफ जब बेटर होंगी, देन ओनली इट कैन बी सेड कि डेवलपमेंट हुआ है किसी कंट्री में या किसी रीजन में। ठीक है, सो ये जो चॉइसेस की बात करी गई है कि लोगों की चॉइसेस को एनलार्ज करना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि चॉइसेस फिक्स हैं, समय के साथ में लोगों की चॉइस, लोगों की जो इच्छाएं हैं वो बदलेंगी, चॉइसेस बदलेंगी। बेसिक गोल डेवलपमेंट का ये है कि इस तरह की कंडीशंस बनाई जाएं कि लोग एक मीनिंगफुल लाइफ जी सकें। अब मीनिंगफुल लाइफ से क्या मतलब है? मीनिंगफुल लाइफ का मतलब ये नहीं है कि 100-150 साल तक जीना है। ठीक है, मीनिंगफुल लाइफ का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एक लंबी ज़िंदगी हो। इसका मतलब ये है कि एक ऐसी ज़िंदगी हो जिसका कुछ पर्पस हो, कुछ मकसद हो। ठीक है, सो लाइफ विद पर्पस जो है उसको हम मीनिंगफुल लाइफ कहेंगे। एंड दैट मीन्स people must be healthy, be able to develop their talents, पार्टिसिपेट इन सोसाइटी एंड बी फ्री टू अचीव देयर गोल्स। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें जब होंगी लोगों के पास में, देन हम कह सकते हैं कि एक बंदा जो है मीनिंगफुल लाइफ जी रहा है। सो डू रिमेंबर देम। सबसे पहली चीज़ है कि लोग हेल्दी होने चाहिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी इंसान की डेवलपमेंट के लिए, पहले वो हेल्दी तो हो तब आगे वो कुछ कर सकता है, राइट? तो हेल्थ पे ध्यान दिया जाना चाहिए। सेकेंडली, एक इंसान को इतना ज़्यादा जो है फ्रीडम होना चाहिए, एक उसमें इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने टैलेंट्स को डेवलप कर सके, जो उसमें स्किल्स है वो उनको डेवलप कर सके। ठीक है, साथ ही कैन पार्टिसिपेट इन सोसाइटी। ठीक है, किसी भी तरह से जो है किसी इंसान के साथ में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, भेदभाव ना हो, हर किसी को जो है इक्वल पार्टिसिपेशन मिले चीज़ों में। ठीक है, एंड द पर्सन शुड बी फ्री टू अचीव देयर गोल्स। अपने लक्ष्य को, अपने गोल को प्राप्त करने के लिए वो फ्री हो, किसी भी वजह से वो बाउंडेड ना हो। बेसिकली यहाँ पर बोला गया है कि किसी भी तरह का लोगों में भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको जो है प्रॉपर फ्रीडम मिलना चाहिए ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके। तो दैट लाइफ विल बी द मीनिंगफुल लाइफ अकॉर्डिंग टू डॉक्टर महबूब उल हक। ओके, डॉक्टर महबूब उल हक क्रिएटेड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन 1990। सो ये महबूब उल हक हैं जिन्होंने सबसे पहले एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को प्रिपेयर किया था। कब किया था? 1990 में। डू रिमेंबर द ईयर। ठीक है, द UNDP दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन ने जो है इनका डॉक्टर महबूब उल हक का कॉन्सेप्ट यूज़ किया। ठीक है, ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, एंड तब से लेके आज तक UNDP जो है एनुअली ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करती है। ठीक है, UNDP एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1990 से अभी तक एनुअली यानी कि हर साल एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को प्रोड्यूस करती है, पब्लिश करती है। ओके ओके, सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो देखो, जिस तरह से एक बिल्डिंग को सपोर्ट करने के लिए पिलर्स होते हैं, उसी तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट का जो आइडिया है इसको भी सपोर्ट करते हैं 4 कॉन्सेप्ट। अब वो 4 कॉन्सेप्ट क्या हैं उनके बारे में आपको इन डिटेल पता होना चाहिए, उन चारों ही टर्म्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। दिस क्वेश्चन कैन कम इन इवन लॉन्ग आंसर्स, या शॉर्ट में भी आता है, तो
आपको क्या पता होना चाहिए, चारों, पहली बात तो पिलर्स पता होने चाहिए ऑफ कोर्स, एंड चारों की मीनिंग पता होनी चाहिए, जिससे कि अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है तो आप उस टर्म को इलेबोरेट करके जो है एक्सप्लेन कर सकें, राइट। सो लेट अस सी द 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। सबसे पहला है इक्विटी, देन इज सस्टेनेबिलिटी, फिर आता है प्रोडक्टिविटी, एंड फोर्थ वन इज एम्पावरमेंट। ओके, सो लेट्स सी देम वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करेंगे इक्विटी की। तो इक्विटी रिफर्स टू मेकिंग इक्वल एक्सेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू एवरीबडी। ठीक है, इक्विटी बहुत ही सिंपल है, इक्वालिटी। ठीक है, इक्वालिटी से मतलब है यहाँ पर कि हर इंसान के पास में इक्वल एक्सेस होना चाहिए हर एक अपॉर्चुनिटी का जो सोसाइटी में अवेलेबल है। सो मतलब यहाँ पर ये है कि हर किसी के पास में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, रेस, इनकम एंड इंडिया के केस में कास्ट। सेकेंड पिलर इज सस्टेनेबिलिटी, विच मीन्स continuity in the availability of opportunities. To have sustainable human development, each generation must have the same opportunities. सस्टेनेबिलिटी यार आप छोटे से पढ़ते आ रहे हो। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है कि जो अपॉर्चुनिटीज़, जो चीज़ें आज हमें मिल रही हैं हमारी आने वाली जनरेशन को भी मिलें, है ना। तो सस्टेनेबिलिटी से यही मतलब है हर जनरेशन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ का हक है, उनको मिलनी चाहिए। ठीक है, बेसिकली हम कह सकते हैं जो भी इन्वायरमेंट ने हमें रिसोर्सेज दिए हैं, जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, वो इस तरह से यूज़ करे जाने चाहिए कि आगे आने वाली जनरेशन को भी उनका यूज़ करने का मौका मिले। ठीक है, किसी भी रिसोर्स का, किसी भी टाइप के रिसोर्स का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, इफ़ वी विल मिसयूज देम देन आगे वाली फ्यूचर को जो है कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। देन थर्ड पिलर इज़ प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी हेयर मीन्स ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी or productivity in terms of human work. Such productivity must be constantly enriched by building capabilities in people. So productivity से मतलब है कि लोगों में कितनी क्षमता है काम करने की। ठीक है, लोग कितने प्रोडक्टिव हैं। अब लोग प्रोडक्टिव तभी होंगे जब उनके पास में उतनी क्षमता होगी। कोई इंसान कोई काम तभी कर पाएगा जब उसके पास में उस काम की नॉलेज होगी, है ना, उसमें वो टैलेंट होगा कि वो कोई काम कर सके। तो यही चीज़ बोली गई है कि ऐसे एफर्ट्स देने चाहिए, लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करनी चाहिए, उनको बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ देनी चाहिए ताकि वो ढंग से काम कर पाएँ, अपनी क्षमता पर जो है वो वर्क कर पाएँ। जब किसी भी इंसान की हेल्थ अच्छी होगी, जब उसके पास में काम करने की नॉलेज होगी, तभी वो अच्छे से काम कर पाएगा ना, तो उसकी प्रोडक्टिविटी तभी अच्छी होगी। ठीक है, देन फोर्थ पिलर विल बी एम्पावरमेंट। तो एम्पावरमेंट का मतलब होता है टू हैव द पावर टू मेक चॉइसेस। लोगों के पास में ये शक्ति होनी चाहिए कि वो अपने लिए फ़ैसले ले सकें। अब वो अपने लिए फ़ैसले ले कब पाएंगे? वो अपने लिए फ़ैसले तभी ले पाएंगे जब उनके पास में पहली बात तो आज़ादी होनी चाहिए, एंड दूसरी बात उनमें क्षमता तो हो कि वो अपने लिए फ़ैसला ले पाएँ। जब उन्हें पता ही नहीं है उन्हें अपने लिए फ़ैसला लेना क्या है, तो वो कैसे एम्पावर्ड होंगे, है ना। सो गुड गवर्नेंस एंड पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज़ आर रिक्वायर्ड टू एम्पावर पीपल। तो इस तरह की गवर्नेंस होनी चाहिए, है ना, इस टाइप का गवर्नमेंट सिस्टम होना चाहिए, एंड पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज़ आनी चाहिए। लोगों को ध्यान में रखते हुए ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि लोग जो है एम्पावर हो सकें। ठीक है, ओके, तो अब हमारा अगला टॉपिक है अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि हम ह्यूमन डेवलपमेंट को किस तरह से देखते हैं। हम अलग अलग तरह से देख सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को। किसी के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब यही है कि पैसा हो तो हम डेवलप्ड हैं, किसी के लिए नॉलेज होती है ना, किसी के लिए यही है कि भाई हमें खाने को ही मिल जाए तो हम डेवलप्ड मान लेंगे खुद को, है ना। तो डेवलपमेंट को देखने के भी अलग अलग अप्रोचेस होते हैं, अलग अलग नज़रिया होते हैं, तो उन्हीं को हम देखने वाले हैं। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट आर, सबसे पहला है इनकम अप्रोच, जो कि मैंने बताया। कुछ लोगों के अकॉर्डिंग या पहले के टाइम पे जो है ऐसा होता था कि जो भी कंट्री इकोनॉमिकली डेवलप्ड है, जिसके पास पैसा है, उसी को हम डेवलप्ड मानते थे। ठीक है ना, तो वो क्राइटेरिया चेंज हुआ ड्यूरिंग द पासेज ऑफ टाइम। ठीक है, उसी तरह से सेकेंड अप्रोच हो जाएगा वेलफेयर अप्रोच, देन कम्स मिनिमम नीड्स अप्रोच, एंड चौथा हो जाएगा कैपेबिलिटीज अप्रोच। Okay, so number first is income approach. So this is one of the oldest approaches to human development. Human development is seen as being linked to income. ठीक है, then second approach is welfare approach. The approach argues for higher government expenditure on education, health, सोशल सेकेंडरी एंड एमिनिटीज़।
तो इस अप्रोच के अकॉर्डिंग कहा गया है कि जो गवर्नमेंट है वही पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट के लिए। अगर किसी भी कंट्री में डेवलपमेंट चाहिए तो गवर्नमेंट जो है वही डेवलपमेंट ला सकता है। कैसे ला सकता है कि गवर्नमेंट को खर्चा करना चाहिए लोगों की हेल्थ के लिए, लोगों की एजुकेशन के लिए, है ना, लोगों को बेसिक जो ज़रूरतें होती हैं वो पूरी करनी चाहिए। मतलब हर तरह से बोला गया है कि यहाँ पर जो मेन करता धरता है वो गवर्नमेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जो है गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। गवर्नमेंट ही जो है पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन डेवलपमेंट को इंक्रीज करने के लिए। पीपल आर नॉट पार्टिसिपेंट्स इन डेवलपमेंट बट ओनली पैसिव रेसिपेंट्स। यानी कि यहाँ पर लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट में, लोग जो है केवल लेने को बैठे हैं, ठीक है। आप हमें हेल्थ के लिए जो है फैसिलिटीज़ दो, आप हमें एजुकेशन के लिए फैसिलिटीज़ दो, आप हमें हर तरह की फैसिलिटीज़ दो, हम फैसिलिटीज़ लेंगे, हमारा कोई रोल नहीं है डेवलपमेंट को लाने में। ओके, सो इस अप्रोच के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट इज़ द ओनली करता धरता। नेक्स्ट अप्रोच है बेसिक नीड्स अप्रोच। तो ये जो अप्रोच है ये प्रपोज किया गया था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसको हम इन शॉर्ट ILO के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एंड इस अप्रोच के अकॉर्डिंग 6 बेसिक नीड्स को ध्यान में रखा गया था। वो 6 बेसिक नीड्स क्या हैं वो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान भी रखनी है कि बेसिक नीड अप्रोच किसने प्रपोज किया था, किसने किया था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, राइट। दोज आर हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड हाउसिंग, ठीक है। एंड अगला है कैपेबिलिटी अप्रोच। सो दिस अप्रोच इज़ एसोसिएटेड विद प्रोफेसर अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन जो जिनके बारे में भी हमने बात करी थी स्टार्टिंग में, है ना, जो फ्रेंड है डॉक्टर महबूबुल हक के, उनसे एसोसिएटेड है। बिल्डिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ इन द एरियाज ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज इज़ द की टू इंक्रीजिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। सो इस अप्रोच के अकॉर्डिंग जो है कैपेबिलिटीज़ को बिल्ड करना चाहिए, कैपेबिलिटीज़ जो है बढ़ानी चाहिए। किन एरियाज़ में? स्पेसिफिकली हेल्थ के एरिया में, एजुकेशन में एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज। ये 3 के एरियाज़ हैं। अगर इनमें हम इंक्रीमेंट ला सकते हैं, अगर इनको हम बेटर बनाएंगे तो ह्यूमन डेवलपमेंट भी जो है इंक्रीज़ होगा। सो ये 4 अप्रोचेज़ हैं जो कि बहुत ही सिंपल से हैं। कुछ 1-2 पॉइंट्स आपको एज अ फैक्ट याद रखनी है कि बेसिक नीड्स अप्रोच किसने प्रपोज किया, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उनमें जो 6 बेसिक नीड्स थी वो आपको ध्यान रखनी है। बाकी तो थ्योरेटिक है, ठीक है, आप वर्ड से थोड़ा रिलेट करके लिख पाएंगे, बट ये जो फैक्चुअल थिंग है कि ये अप्रोच किसने प्रपोज किया था, तो आंसर एक ही होगा, ये अपनी लैंग्वेज में आप नहीं लिख सकते, ठीक है। एंड कैपेबिलिटी अप्रोच किससे एसोसिएटेड है, तो डू रिमेंबर प्रोफेसर अमर्त्य सेन। ओके, सो एक छोटा सा टेबल दे रखा है हमको बुक में, जहाँ पर इट इज़ रिटन सिंस 1990 द UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज़ बीन पब्लिशिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एवरी ईयर। जो कि मैं अभी पहले भी बता चुकी हूँ, हर साल जो है UNDP एक एनुअल रिपोर्ट जो है पब्लिश करती है रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट, दैट इज़ नोन एज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ओके, then this report provides a rank wise list of all member countries according to the level of human development। अब जिस भी कंट्री में जितना ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है उस हिसाब से हर एक कंट्री को रैंक किया जाता है, पोजीशन दी जाती है। किसके द्वारा दी जाती है? UNDP के द्वारा। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड द ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स आर 2 इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस टू मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट। किसी भी कंट्री की ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए, मापने के लिए 2 इंडेक्स ज़रूरी हैं। वो हैं, सबसे पहला है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड द सेकेंड वन इज़ ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, जिनको अभी हम देखते हैं इन अ लिटिल डिटेल। ओके, बट बिफोर दैट एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो भूटान है दैट इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड टू ऑफिशियली प्रोक्लेम द ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस एज द मेजर ऑफ कंट्रीज प्रोग्रेस। तो भूटान के अकॉर्डिंग एक और पैरामीटर लाया गया है कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जो है ये भी एक मेजर रखना चाहिए टू कैलकुलेट द कंट्रीज प्रोग्रेस। जैसे अभी हमने बात करी थी अप्रोचेस में, किसी के अकॉर्डिंग इनकम ही डेवलपमेंट है, किसी के अकॉर्डिंग जो है हाउसिंग होना, हेल्थ का अच्छा होना, एक्सेस टू रिसोर्सेज होना, ये डेवलपमेंट है। किसी के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट का मतलब है एक्सेस टू रिसोर्सेज। सिमिलरली भूटान इकलौता ऐसा कंट्री है इन दी वर्ल्ड विच प्रोक्लेम्ड कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को भी एक मेजर रखना चाहिए टू मेजर द कंट्रीज प्रोग्रेस। ओके, सो नाउ टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको इन शॉर्ट हम बोलते हैं HDI। ये इंडेक्स रैंक करता है कंट्रीज़ को
based on their performance in the key areas of health, education and access to resources। ये तीन चीज़ें जो है कंसिडर करी जाती हैं किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए। अब इन कंट्रीज़ को रैंक कैसे किया जाता है, तो दीज रैंकिंग्स आर बेस्ड ऑन अ स्कोर बिटवीन 0 to 1 दैट अ कंट्री अर्न्स फ्रॉम इट्स रिकॉर्ड। 0 से 1 के बीच में जो है इन कंट्रीज़ को रैंक किया जाता है एंड देन हम देख पाते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट कितना हुआ है किसी भी कंट्री में। ठीक है, द इंडिकेटर चूजन टू एक्सेस हेल्थ इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। तो तीन चीज़ें थी ना, हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज। सबसे पहला हम हेल्थ को कैसे एक्सेस करते हैं, हमें कैसे पता चलता है किसी भी कंट्री के लोग जो है कितने हेल्दी हैं कितने नहीं। सो किसी भी बच्चे का जब जन्म होता है उस टाइम पर उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को हम ध्यान में रखते हैं। ठीक है, ओके, सो आज कोई बच्चा अगर बॉर्न हुआ है तो उसकी प्रेजेंट डे कंडीशंस को देखकर एक आइडिया लगाया जाता है कि ओके ये कितने साल सरवाइव करेगा, इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है। ठीक है, तो ये होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। बर्थ के टाइम पर ही जो है किसी भी बच्चे की लाइफ एक्सपेक्टेंसी को मेजर किया जाता है, जो कि हमें हेल्थ के बारे में आइडिया देता है। देन अडल्ट इलिटरेसी रेट और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ये दो पैरामीटर्स हैं जिनसे हमें नॉलेज के बारे में पता चलता है। एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर इन US डॉलर्स। ओके, तो ये तीन इंडिकेटर होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। ठीक है, एंड हर एक कंट्री को रैंक किया जाता है 0 से 1 के बीच में। द क्लोजर अ स्कोर इज टू 1 द ग्रेटर इज द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो किसी कंट्री का स्कोर है 0.900। ठीक है, तो वो कंट्री हाईली डेवलप्ड मानी जाएगी। ठीक है, उसकी डेवलपमेंट ज़्यादा है क्योंकि 0.900 1 से करीब है ना, 1 के पास में आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर किसी कंट्री का स्कोर है मान लो 0.500, ठीक है, तो वो लेस डेवलप्ड होगा बिकॉज ये स्कोर जो है 1 से काफ़ी दूरी पर है ना। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है द क्लोजर अ स्कोर इज टू 1 द ग्रेटर इज द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। जितना ज़्यादा नज़दीक होगी कोई भी स्कोर 1 से, तो वो ज़्यादा डेवलप्ड नेशन माना जाएगा। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर्स अटेनमेंट्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट। अटेनमेंट से मतलब है अचीवमेंट्स। ठीक है, एडिशंस, जो प्लस पॉइंट्स हैं किसी भी कंट्री के, वो मेजर करे जाते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। ये चीज़ यहाँ पर स्पेसिफिकली क्यों मेंशन है उसका भी रीज़न है, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में। तो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स में हम अटेनमेंट्स या एडिशंस या फिर अचीवमेंट्स नहीं मेजर करते हैं, उसमें हम शॉर्टफॉल्स को मेजर करते हैं, उसमें हम कमियां जो हैं किसी कंट्री में उनको मेजर करते हैं। इसीलिए यहाँ पर स्पेशल लाइन लिखी हुई है, हाईलाइटेड, आपके बुक में भी लिखा हुआ है, अटेनमेंट्स को हाईलाइट किया गया है। क्यों किया गया है, अब यू नो दैट, राइट। सो टॉकिंग अबाउट ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, इट इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से ही रिलेटेड है बिकॉज इससे भी हम किसी कंट्री की डेवलपमेंट को ही मापते हैं। ठीक है, बस तरीका थोड़ा सा कैजुअल है। सो द इंडेक्स मेजर्स द शॉर्टफॉल्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, शॉर्टफॉल्स मेजर करी जाती हैं ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स में। ये एक नॉन इनकम मेजर है। अब इसमें मेजर हम क्या करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सर्वाइविंग टिल द एज ऑफ 40। उसके बाद में द अडल्ट इलिटरेसी रेट, यानी कि जो अडल्ट हैं वो कितने इलिटरेट हैं, इस चीज़ को मेजर किया जाता है। Then the number of people who do not have access to clean water. And the fourth one is the number of small children who are underweight are taken into account. छोटे बच्चों को देखा जाता है कि कितने बच्चे अंडरवेट हैं। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें देखी जाती हैं इन द ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। ओके, सो लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज इंटरनेशनल कंपैरिजंस। सो यहाँ पर हमको बताया गया है कि इंटरनेशनल कंपैरिजन जब हम करते हैं कंट्रीज़ के बीच में तो हमें काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि कोई छोटा कंट्री है लेकिन उसने कुछ पैरामीटर्स में, कुछ मेजर्स में एक बड़ी कंट्री से भी ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया होता है। सिमिलरली कोई गरीब नेशन है, पुअर नेशन है, लेकिन हम उसको कुछ मेजर्स में, कुछ पैरामीटर्स में हाईली रैंक्ड देखेंगे एज कंपेयर्ड इन ह्यूमन डेवलपमेंट। जिसके लिए हमको एग्जांपल दे रखा है, दैट इज श्रीलंका, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो हैव अ हायर रैंक देन इंडिया इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डिस्पाइट हैविंग स्मॉल इकोनॉमीज। इन कंट्रीज़ की इकोनॉमी जो है बहुत कम है इंडिया से कंपेयर किया जाए, लेकिन इनकी रैंक हायर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। ठीक है,
एंड इंडिया के ही अंदर अगर हम देखें तो केरला जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, देन पंजाब एंड गुजरात, भले ही उसके पास में पर कैपिटा इनकम कम है, ठीक है। तो दैट्स इंटरेस्टिंग टू सी कि कितना ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है ना। जब हम कंपैरिजन करते हैं अलग अलग चीज़ों में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, तो बहुत ज़्यादा हमको जो है वेरिएशन देखने को मिलता है, ठीक है। उसी चीज़ के बारे में यहाँ पर हमको बताया गया है। ओके, countries can be classified into 4 groups on the basis of human development scores earned by them. सो अगर हम एनसीईआरटी देखें तो ये टेबल दे रखी है, ठीक है। उसके बाद में इसी टेबल को इन डिटेल समझा दिया गया है, तो उसको मैं आपको बता दूंगी एंड आप टेबल से ही समझ लीजिए, बहुत ही ईजी सी चीज़ है, ठीक है। सो 4 ग्रुप्स बनाए गए हैं जैसा कि मैंने अभी बताया था, ठीक है। पहला ग्रुप है जिसमें हम बोलते हैं वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, देन हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, देन मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट एंड कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि लो ह्यूमन डेवलपमेंट वाले ग्रुप में आएंगी। मान लीजिए किसी कंट्री का स्कोर जो है 0.800 से ऊपर होगा तो वो हाईली डेवलप्ड कंट्री मानी जाएगी, वेरी हाई डेवलप्ड नेशन माना जाएगा, ठीक है। उसी तरह से किसी कंट्री का स्कोर 0.700 से 0.799 के बीच में आएगा तो उसका लेवल हाई होगा, ठीक है। सिमिलरली मीडियम ग्रुप में आएंगी वो कंट्रीज जिनका स्कोर होगा 0.550 से 0.699 के बीच में, तो उन कंट्रीज़ को हम मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट वाले कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। उसी तरह से जिन कंट्रीज़ का स्कोर 0.550 से भी कम होगा तो वो वेरी लो डेवलप्ड नेशंस माने जाते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ हमें क्लियरली पता होनी चाहिए कि वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट का अगर लेवल होगा तो उसका स्कोर कितना होना चाहिए, अबव 0.800, है ना। तो इस तरह से ये चारों ही टर्म्स आपको बहुत ही क्लियर होने चाहिए कि स्कोर कितना होना चाहिए किसी भी कंट्री के पास में टू बी इन द कैटेगरी ऑफ वेरी हाई, हाई, देन मीडियम एंड लो, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ 2023-24 जो हमारे कंट्रीज़ हैं वो आप देख लीजिए, वेरी हाई वाली कैटेगरी में 69 कंट्रीज़ हैं, हाई वाली कैटेगरी में आएंगी 49 कंट्रीज़, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट है 42 कंट्रीज़ का, देन लो डेवलपमेंट है ऑफ 33 कंट्रीज़। सो ये रिपोर्ट पब्लिश करी गई है बाय UNDP, दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। एंड इसी के साथ में हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया है, दैट वाज ओनली द लास्ट टॉपिक। इसके अलावा एकदम लास्ट में हमको कुछ चीज़ें बता रखी है, जैसे कि जिन कंट्रीज़ के पास में हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है वो कंट्रीज़ ज़्यादा इन्वेस्ट करती हैं सोशल सेक्टर में, ठीक है। एंड उन कंट्रीज़ में जनरली हमको पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं देखने को मिलेगी, वो कंट्रीज़ पॉलिटिकली स्टेबल हैं एंड साथ ही वो सोशल सेक्टर्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करती हैं। और दूसरी तरफ ये बताया गया है कि जिन कंट्रीज़ में लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है वो कंट्रीज़ डिफेंस में ज़्यादा स्पेंड करती हैं रैदर देन द सोशल सेक्टर्स। तो ये एक रीज़न दिया गया है कि क्यों कुछ कंट्रीज़ हाईली डेवलप्ड हैं और क्यों कुछ कंट्रीज़ बहुत ही कम डेवलप्ड हैं। ओके, सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा चैप्टर हमने इन डिटेल समझा है। आई होप आपको समझ में आया हो, आपको पसंद आया हो मेरा एक्सप्लेनेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हम मिलेंगे इन दी नेक्स्ट वीडियो, तब तक जाना नहीं।